श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज दो विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। श्रोताओं, कहते हैं कि इस दुनिया में परमात्मा के बाद अगर कोई जीवन दाता है तो वो डॉक्टर्स है। लेकिन मेरा ये मानना है इन दोनों महानुभावों से मिलने के बाद कि जहाँ ये बहुत ही नोबल काम डॉक्टर प्रोफेशन की वजह से कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने फर्दर ऐसी डॉक्टरी के एस्पेक्ट को चुना है जो परमात्मा की तरफ से जो बच्चे किसी न किसी वजह से उनमें कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, उन डेफिशिएंसीज को अपने सेंटर में ये पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथियों, डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर राकेश जैन दोनों पार्टनर्स हैं इस काम के लिए और बाखूबी अपने संस्था में इस काम को कर रहे हैं। आइए आज इनसे पूरे डिटेल में जानते हैं कि इनका क्या काम है, कौन सी संस्था है, स्पेशल चिल्ड्रन को किस तरह से ये नर्चर करते हैं और किस तरह से उनकी डेफिशिएंसी किसी भी तरह की हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तहे दिल से मैं वार्म वेलकम करना चाहता हूँ, इसलिए भी कि आप सोसाइटी का बहुत विशेष काम करके योगदान दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा मेरे श्रोताओं के लिए कृपया विस्तार से आप बताइए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, उसकी एडमिशन के लिए, बच्चों के आने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो हम उसके बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर हिमांशु, हम आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए पूरे विस्तार से कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, किस नाम से है, कितना स्टाफ है, आप क्या काम करते हैं? जी नमस्ते। सबसे पहले मैं डॉक्टर गंभीर आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुँचने का अवसर दिया। जी। मैं हिमांशु खुराना जी। हम एक संस्था चलाते हैं कॉग्निएबल। यस। तो जिसमें हम किसी भी बच्चे को किसी तरह का भी डेवलपमेंट डिले है, हाँ, या वो किसी भी तरह से और बच्चों से किसी भी क्षेत्र में पीछे है, वो बोलने में और बच्चों से कम बोल पा रहा है, या आपकी बातें कम समझ पा रहा है, ओके, या फिर स्कूल में बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, ओके, या फिर चलने में देरी आप देख पा रहे हैं, ओके, या फिर बच्चा अपने आप से बैठ नहीं रहा है, ओके, तो इस तरह का कोई भी लक्षण या ऐसे और भी काफी सारे लक्षण हैं, हाँ, जब हाँ, आपको लगे कि आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में दूसरे बच्चों से पीछे है। हाँ, डॉक्टर जैन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प डॉक्टर हिमांशु to further count what different type of children are coming and what are their deficiencies. Sure. As Dr. Himanshu has pointed, yes, I mean any children who have any deficiency, whether physically or mentally, okay, we do see all those children. okay, I mean my job as a pediatric neurologist to see them, to make a diagnosis, whether they have like there are a lot of conditions. okay, I can name a few like autism, very yes, common nowadays. No, the Himanshu, the symptom that he was telling, the child who's left alone, kind of, who enjoys his own company, doesn't mix with kids, doesn't respond to, name actually, and he does have some other special hyperactivity, some special movements. So
and other features as well. So that can make, a diagnosis of autism. And Yeah. there are lots of criteria to diagnose that. But I'm just saying in a simple layman terms, any child with autism, cerebral palsy, ADHD, speech delay, hemiparesis we call it, like, one limb is not working, other is well. Right. एपिलेप्सी, किसी को मिर्गी आती है, Okay. तो उसकी वजह से कोई भी अगर बच्चे में लैग है, Okay. शारीरिक या मानसिक, तो उसको हम डायग्नोज करते हैं। पहले हमारा काम होता है कि उसको डायग्नोज करके ठीक से हम देखिए कि मेडिसिन से कितनी हेल्प हम पहुंचा सकते हैं। Okay. लेकिन मेडिसिन का भी एक रोल लिमिटेड है। कई Right. चीज़ें मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, कई खाली मेडिसिन से ठीक नहीं होती हैं। वी नीड थेरेपीज, Yes. और वो थेरेपी भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक। तो स्पीच में प्रॉब्लम है तो हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, है ना? Okay. चलने फिरने में दिक्कत है तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। Okay. आपकी फाइन मूवमेंट में, लिखने में, चीज़ें हैंडल करने में समस्या है तो वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वी हैव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, Yes. so lots of things actually, they are Okay. coming up. We have psychologists. So depending upon what's wrong with the child, Yeah. we customize the therapies according to the need. ठीक। Dr. Himanshu, would you please tell me the exact address and how many children capacity do you have to admit children as a patient? सो कोग्निबल गुड़गांव में मल्टीपल लोकेशंस पे प्रेजेंट है। Okay. हमारे पास गुड़गांव में 5 लोकेशंस हैं। अच्छा। सेक्टर 46 में, सेक्टर 84 में, सेक्टर 11 में, सेक्टर 23 और सेक्टर 49 में। ओके। तो इन 5 लोकेशंस पे, क्योंकि इस क्षेत्र में जब भी किसी बच्चे को किसी भी तरह की थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो काफ़ी लंबे समय तक जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ट्रेनिंग है और बच्चे को समय चाहिए होता है उसमें रिकवर करने के लिए और वो सब चीज़ें सीखने के लिए। तो इसलिए ये सब सेंटर्स अलग अलग लोकेशंस पे हैं ताकि पेरेंट्स के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो। जो भी उनके आसपास सेंटर है वो वहाँ पर आकर हमसे मिल सकते हैं और इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सेक्टर्स का बताया कि किन किन सेक्टर्स में हैं, क्या इंस्टेंटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेक्टर में कौन सी एग्जैक्ट हाउस है जहाँ पर ये लोकेटेड है, या आप बताएं अगर आपको याद हैं तो प्लीज़। हाँ, मुझे याद है, और हम सब अगर कोग्निबल गूगल करते हैं तो कोई भी वहाँ पे भी हमारी सब लोकेशंस अवेलेबल हैं। और हम सेक्टर 46 में 30 नंबर प्लॉट है, ये सब प्री स्कूल साइट मानव रचना स्कूल के बिल्कुल सामने जो हमारा हेड ऑफिस है। सेक्टर 23 में 1350 हाउस नंबर है। ओके। सेक्टर 49 में हम फुटप्रिंट स्कूल से ऑपरेट करते हैं, उनका एक फ्लोर हमारे पास है। राइट। सेक्टर 84 में हम एक हीरो होम्स है सिकंदरपुर गांव में, उसके बिल्कुल सामने हमारा सेंटर है। ओके। राइट। और सेक्टर 11 में पसेचा हॉस्पिटल में ये सभी सेवाएं उपस्थित है। ओके। तो डॉक्टर साहब, जो मैं बात समझ पाया हूँ, आप अपने इन सेंटर्स में इन बच्चों को रात के लिए एडमिट नहीं करते, आप बच्चों को सिर्फ डे टाइम में उनकी आप केयर करते हैं। हाँ जी। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चों की अच्छे ग्रोथ के लिए उन्हें एक अच्छा सामाजिक स्टिमुलेशन चाहिए, सोशल स्टिमुलेशन चाहिए, जो कि परिवार का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स लाइक ए स्कूल बट नॉट हैविंग हॉस्टल्स। रेजिडेंशियल हॉस्टल इज नॉट देयर, क्योंकि बच्चे, हमें लगता है कि इनिशियल ईयर्स में परिवार से भी बहुत कुछ सीखते हैं, वो सामाजिक उन्हें स्टिमुलेशन चाहिए कम्युनिटी से। एंड जैसा कि वो स्कूल पे सीखते हैं, हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, वो सिमिलरली वो सब एक्टिविटीज घर पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और बच्चों के साथ जितना भी समय वो बिता रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वे में उन्हें सिखाने के लिए उस समय का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर जैन, could you spell out 1, 2, 3 such examples where when the child came in the institute he was in a very bad shape, and how now after some period you are feeling such a good improvement that you can quote that this is the result of our therapy? Yeah, generally what happens, जैसे ऑटिज्म के बच्चे के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए 2-2.5 साल का बच्चा ऑटिज्म का हमारे पास आता है। हाँ। पेरेंट्स की मेन कंप्लेन होती है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, यस, नॉन वर्बल है, ओके, और ना ही समझता है, कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता है। कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा फ्रिज के पास, और वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को इसमें से मिल्क चाहिए, मैंगो चाहिए, जो या तो उन सब चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं, असेस करके हम उसकी थेरेपी शुरू करते हैं।
तो जनरली हमने देखा है 3 महीने का वक्त कम से कम लगता है। ओके ना, वी डोंट से कि नेक्स्ट डे हमने एक इंजेक्शन लगा दिया और सब Naturally, ठीक हाँ. है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यार कम से कम इट्स हम ए parents सॉर्ट ऑफ को- ट्रेनिंग। इट्स ए ट्रेनिंग, हाँ. एब्सोल्युटली राइट। तो पेरेंट्स को हम यही बोलते हैं कि कम से कम आप 3 महीने का समय मानिए, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपको बताया भी जाएगा घर में होमवर्क क्या करना है। अगर आप शिद्दत के साथ ये काम करते हो तो 3 महीने में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके और 50-60% बच्चों में 3 से 6 महीने में काफ़ी चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके कई बच्चे तो हमारे ऐसे रहते हैं, अगर परसेंटेज एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, पर अप्रॉक्सीमेटली 20-30% बच्चे ऐसे मानिए जो इस लेवल से शुरू होते हैं और वो अल्टीमेटली नॉर्मल स्कूल तक पहुंच जाते हैं। ओके भाई वहाँ से ग्रेजुएट होके दे आर गेटिंग इनटू नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल एंड दे आर डूइंग गुड वेल। राइट। और दूसरा एग्जांपल जैसे हम सेरिब्रल पॉलिसी के बच्चे का मानते हैं। सेरिब्रल पॉलिसी में सर क्या होता है कि जन्म के समय अगर बच्चा मान लीजिए रोता नहीं है, दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो उसकी वजह से मोटर डिले हो जाता है। Okay. जैसे बच्चा बैठना ठीक टाइम से नहीं शुरू कर पाता, राइट। खड़े होने में देर लगती है, उसको काफ़ी देर लगती है, और टांगे काफ़ी टाइट रहती है। या तो उनकी अगर हम थेरेपी शुरू करते हैं तो उन बच्चों में तो इतना है कि 1 महीने के अंदर असर दिखना शुरू हो जाता है। कई बच्चे जो 1 साल पे बैठ भी नहीं पाते हैं, वो 1.5 साल पे खड़े होने लग जाते हैं। हाँ क्योंकि उसमें एक अच्छी चीज़, मतलब उस सेरिब्रल पॉलिसी की जो पैथोलॉजी है, उसमें ब्रेन में जन्म के समय जो इंजरी हुई है वो कभी बढ़ती नहीं है। ओके अगर हम ब्रेन की ट्रेनिंग प्रॉपर करते हैं तो ब्रेन का जो डिजीज्ड पार्ट है, नॉर्मल पार्ट उसके फंक्शन को टेक ओवर करना शुरू कर देता है, ठीक। इफ वी गिव द ब्रेन राइट इंस्ट्रक्शंस। राइट। तो इसमें अर्ली इंटरवेंशन का, अर्ली आइडेंटिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर वर्किंग लेडीज़ जिनसे हमारी यहाँ मुलाकात होती है, उनमें से कई मदर्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो 4 साल का हो गया है लेकिन अभी बोल नहीं पाता या चल नहीं पाता। तो आप लोगों के सेंटर में अपनी प्रीचिंग में, टीचिंग में, थेरेपी में ये भी बताते हैं कि कहाँ तक किस बच्चे को अगर वो नहीं बोल पा रहा या नहीं चल पा रहा तो उसको फर्दर थेरेपी की ज़रूरत है, घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह का भी सिस्टम आपने रखा हुआ? हाँ बिल्कुल, हमारा एज ए डॉक्टर तो मेरा काम यही रहता है कि बच्चे को हम डायग्नोज करते हैं, उसके पीछे कॉज क्या है। कई कॉज इसमें गंभीर ऐसे होते हैं कि देयर आर सर्टेन प्रोग्रेसिव डिजीज, विच मीन्स कि अगर आपको एक तकलीफ है तो वो तकलीफ समय के हिसाब से बढ़ने लग जाती है। ओके। तो अगर हमें वो डायग्नोज बना देते हैं तो हम पेरेंट्स को अपफ्रंट बता देते हैं हाँ। कि इस तकलीफ का कई ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ हाँ। तो उसमें जो हम थेरेपीज कराते हैं उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू क्योर योर चाइल्ड कम्प्लीटली। ओके। जैसे कुछ बीमारियों का नाम मैं लेता हूँ, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, अच्छा। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ओके। ये ऐसी तकलीफें हैं जो समय के हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। ओके। तो वो काफ़ी मतलब पेनफुल है पेरेंट्स के लिए टू अंडरस्टैंड इट, बट आवर जॉब इज़ टू गिव देम क्लियर पिक्चर। ओके। जो बच्चे ठीक हो सकते हैं उनके बारे में बताते हैं, और जो बच्चे ठीक नहीं हो सकते हम क्लियर कट बता देते हैं कि इसमें ये आउटकम है। ओके। ये बच्चा जो है इतने समय के बाद, जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो बच्चे रहते हैं 2-2.5 साल तक बढ़िया दिखते हैं बच्चे को, थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत रहती है, थोड़ी कमजोरी फील होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम कुछ ना करें तो 12-13 साल की उम्र तक वो बच्चा धीरे धीरे डिट्यूरेट होकर व्हील चेयर पे आ जाता है। तो हम बता देते हैं, क्योंकि वो चीज़ कितनी क्लियर है लिटरेचर में और एक्सपीरियंस के साथ में कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस। ओके। कि भी आपको उस बच्चे की देखभाल करनी है, ये काम करने हैं, बट कैन वी कम्प्लीटली क्योर द चाइल्ड डिस्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स एंड मनी? द आंसर इज नो। कुछ जेनेटिक नई थेरेपीज आ रही हैं उसमें, लेकिन अभी भी वो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं। कुछ अवेलेबल हैं तो दे आर फार टू एक्सपेंसिव यू नो फॉर अ कॉमन मैन टू बी एबल टू अफोर्ड दैट। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे और डॉक्टर जैन दोनों से इस बात को जानना चाहूँगा, आप दोनों बीइंग एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आप दोनों की सुपरविजन रहती है सभी सेंटर्स में, या आगे आपने स्टाफ रखा हुआ है और आप वहाँ पर रेगुलर विजिटर ना होके कभी कभार जाते हैं? क्या सिस्टम है
ताकि हमारे श्रोताओं को ये बात समझने में आसानी हो। सो डॉक्टर गंभीर, वी आर आई मीन फुल टाइम इनटू इट, बट ऑफ कोर्स हमारे पास एक लीडरशिप टीम है जिसमें हर डिपार्टमेंट के अलग हेड्स हैं। जैसे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को एक अलग डॉक्टर हैं जो हेड करते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट को, ऐसे एजुकेशन के डिपार्टमेंट को, और ये सब हम भी हर सेंटर पे रेगुलरली विजिट करते हैं देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है बच्चे की। पर लीडरशिप टीम हर सेंटर पे अवेलेबल है जो कंटिन्यूसली और डेली बेसिस पे देखती रहती है कि बच्चे का जो प्लान बना था वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बच्चे में क्या प्रोग्रेस है, और उसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है पेरेंट्स को, उनमें फिजिकल मीटिंग के थ्रू भी। और हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, एक एप्लीकेशन है जिसपे पेरेंट कैन एक्सेस ऑल दी डाटा, क्योंकि बच्चे के साथ जो भी काम हो रहा है उसमें वो डाटा डेली का रहता है। पेरेंट्स शाम को देख सकते हैं बच्चे के साथ क्या काम किया गया था, और वो खुद उस प्लेटफॉर्म से सीख के घर पे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कितनी ड्यूरेशन के लिए आप किसी बच्चे को अपने सेंटर में कॉल करते हैं और उसके बाद पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं कि भाई हमने अब इसकी इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लिया है, इसके बाद आप खुद संभालो? कोई ऐसा टाइम प्लान रहता है या आप फिज़िकली देखते रहते हैं कि अब इसकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, अब इसको हमारे सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं है, ये घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और काफ़ी सारे पेरेंट्स आके भी हमसे फर्स्ट डे यही पूछते हैं कि इस बच्चे को कितना समय लग सकता है बोलने में या चलने में। पर ऑफकोर्स हम अपने एक्सपीरियंस से, इतने सालों के एक्सपीरियंस से, वी स्टार्टेड इन 2008, तो उससे कुछ बता सकते हैं जब हम रिलेट कर पाते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इतने दिनों में बच्चा ये सीख सकता है, और लॉन्ग टर्म गोल्स में बच्चा ये सीख सकता है। पर क्योंकि ब्रेन सबका काफ़ी अलग है, इवन विद अ सिमिलर डायग्नोसिस हमने देखा है, सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर्स हैं एमआरआई में, फिर भी हर बच्चा अलग स्पीड से सीख रहा है। जैसे कि स्कूल में हम सब सेम स्कूल में जा रहे हैं और अलग से सीख रहे हैं। पर हाँ, इस एक्सपीरियंस से हम ये बता पाते हैं कि किस बच्चे को कितना, कि उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, माइल्ड लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, मॉडरेट लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, किसी बच्चे को 3 महीने से लेके कुछ साल भी लग सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दूंगा, मतलब और काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी है इस फील्ड में। ऐसा है कि जब आप काम कर रहे हैं आपके पास रोज एक सक्सेस स्टोरी है। कभी कभी आप देखेंगे डेली कि बच्चे ने पहली बार अपने आप से बोतल उठा के पानी पिया, कोई पेरेंट जब आके बताता है कि आज पहली बार उसने पापा बोला या मम्मा बोला। इस तरह की सक्सेस स्टोरी जो आपको डेली मोटिवेट करते हैं। जब वो फर्स्ट डे स्कूल जाता है, तो ये सक्सेस जो है आपको डेली मोटिवेट रखती है। थेरेपी और ट्रेनिंग का एक फायदा ये है कि आपको हमेशा, मतलब हर थोड़े इंटरवल में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखता रहेगा। बट ये बताना कि ये बच्चा कितने टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा बहुत ही डिफिकल्ट है। पर हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम इस बच्चे को 1 साल अगर हम हमारे पास रखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल स्कूल में जाएगा, वहाँ पे वो सीखेगा, साथ साथ हो सकता है उसे फिर भी कुछ सुपरविजन की, कुछ सपोर्ट की। कई बार काफ़ी स्कूल्स में बच्चों को शैडो टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उन्हें शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तो वो सब चलता है। और कई बार ट्रेनिंग काफ़ी लंबी होती है, बट ट्रेनिंग के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं एक उदाहरण मतलब शेयर करना चाहूँगा। एक बच्चा हमारे पास 3 साल पे आया था, रेवांश का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें ब्रेन में हमें चोट लग जाता है बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले या बर्थ के बाद। तो उसके बाद बच्चे में मोटर डिले देखा जाता है, कई बार और भी कई तरह की डिलेज देखे जाते हैं, बोलने में या फिर समझ में या फिर पढ़ाई में। तो ये बच्चा जब हमारे पास 3 साल पे आया था, तो बैठ नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। एंड उसके साथ जब हमने स्टार्ट किया, बहुत ही छोटे गोल्स लिए थे कि 6 महीने में बैठ पाएगा और 1 साल में सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे हमने देखा कि एक मसल होता है एपेक्स सेंसर, वो रिक्रूट नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि इसे हाइड्रोथेरेपी कराते हैं। तो पानी में एक्सरसाइजेस जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है। एंड देन हम सब ने देखा कि उसे पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफी टाइम वो तो उसका स्विमिंग में काफी मतलब इंटरेस्ट हुआ, तो हमने स्विमिंग स्टार्ट किया। तो ये सब चल रहा है साथ साथ। फिर अभी वो स्विमिंग का उसको इतना इंटरेस्ट है, और अभी उसने हमें नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया था सेरेब्रल पाल्सी फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए कंपटीशन में, और उसके पास गोल्ड मेडल उसने जीता 50 मीटर फ्री स्टाइल में। एंड नाउ ही इज बेसिकली प्रैक्टिसिंग फॉर, आई मीन ही इज गेटिंग ट्रेनिंग फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स। तो हम काफी होपफुल है वो जल्दी ही इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेगा। तो मेरा ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जो हमारे पास है, जिन्होंने हमें सरप्राइज किया है, तो हमसे भी आगे हैं। यही बच्चा रेवांश लक्का डीवी स्कूल में पढ़ता है, और अभी अगर आप गूगल करेंगे तो यंगेस्ट एथिकल हैकर ऑफ दिल्ली एनसीआर है। वेरी गुड। तो ही इज डूइंग वेरी वेल। तो ऐसी बहुत सारी और सक्सेस स्टोरीज है। तो ट्रेनिंग से हर बच्चे को फायदा पहुंचता है, कितना ये बताना थोड़ा इस वक्त मुश्किल है। नहीं ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड। इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे आजकल जो मेडिकल साइंस में ना, जो आजकल पैकेज कल्चर है,
हाँ कि नी रिप्लेसमेंट का ये पैकेज है, हाँ जी 3 दिन लगेंगे, 3 लाख वट एवर पैसे हाँ जी, लगेंगे, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट का ये पैकेज है, एंजियोप्लास्टी का ये है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जी हमारा बच्चा ठीक है, ऑटिज्म आपने डायग्नोज कर दिया, अब कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, मतलब। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टाइफाइड मलेरिया है, आपने 7 डे इंजेक्शन लगा दी और सब ठीक हो गया। तो ये इट्स एब्सोल्युटली ओपन थिंग एक्चुअली, इट्स वेरी ओपन एंड द चाइल्ड नीड कस्टमाइजेशन इन डायग्नोसिस, थेरेपीज, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो थेरेपीज का जो गोल है या थेरेपी वो सिस्टम चेंज होता रहता है उसका। आज मेरे को 2 थेरेपी चाहिए, हो सकता है 1 महीने के बाद मैं तीसरी भी ऐड कर दूँ, हो सकता है 1 मैं कम कर दूँ, तो ये चलता रहता है। थेरेपी की इंटेंसिटी कितनी है, तो इट्स ऑल माइक्रो मैनेजमेंट एंड इट्स ऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस कस्टमाइजेशन। राइट। डॉक्टर साहब, यू हैव बीन अब्रॉड एंड वर्कड देयर एज ए डॉक्टर. What is your observation, particularly of this field and area, that are we still lagging behind as far as Europe? You were in UK. I was in UK. Yes. हाँ. UK में I was there for about 11 years. हाँ. I was in Oxford. I'm in the last 5-6 years as consultant. उसमें मेन फर्क हमारा ना तो नॉलेज में प्रॉब्लम है इंडिया में, हाँ. ना ही कोई इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम है. वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग. या द ओनली प्रॉब्लम इज एटीट्यूड का जो इशू है, हमारा ट्रेनिंग का इशू है, डेडिकेशन का जो इशू है, वो थोड़ा सा रहता है. हाँ. और उसके पीछे भी कारण है. अब एक थेरेपिस्ट है, लेट्स से फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, दे आर वेरी वेल पेड इन यूके. NHS पे करता है, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन इंडिया में क्या है कि इस जो थेरेपी जो हमारे जो डॉक्टर हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, उनका जो पे पैकेज है उतना बढ़िया नहीं है नेचुरली. एंड देयर इज प्रैक्टिकली नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई मस्ट से, ठीक ठीक है ना. सिर्फ इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो भी अप टू अ सर्टेन लेवल. उसके अलावा हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है. जो NGO से सपोर्ट होता है वो एक अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें क्वालिटी नहीं मिलती है, और पेरेंट्स के लिए पेमेंट एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है. तो उस कैच-22 में जो है ना, अल्टीमेट वो क्वालिटी सफ़र कर जाती है. ठीक. अब जो सेंटर ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, पेशेंट ये बोलता है कि जी ये आप 1000 रुपये लेट से चार्ज करते हो, वहाँ 300 रुपये में हो जाता है, तो हम तो 300 में कराएंगे. पुअर पेरेंट्स आई मीन दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें क्वालिटी में क्या फ़र्क है. ठीक. तो यहाँ पे गैप आ जाता है. जो अल्टीमेट जो आउटकम निकलती है ना यूके में और यहाँ में, क्योंकि वो थेरेपिस्ट डेडिकेटेड है, हाँ. उसको पैसे की चिंता नहीं है, ही इज़ गेटिंग इनफ मनी वेदर फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस. लेकिन इंडिया में थोड़ा सा जो है ना पैकेज का चक्कर है, तो दिक्कत आती है. तो वी ट्राई आवर बेस्ट के जितना अफोर्डेबल लेवल पे हम बेस्ट क्वालिटी केयर दे सकें. ऑल्दो वी आर बिट एक्सपेंसिव देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, बट वी मेक श्योर दैट वी गिव द क्वालिटी. हाँ. Plus, I personally feel, Dr. Manshu, since you people are running the show, in this, after hearing him, I feel that public at large needs to be made aware to that an extent that this particular hitch should slowly be over, so that, of course, because normally parents' concern is how to get their children proper treatment. तो इस बात का जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है उसको प्रैक्टिकल में उतारने के लिए ऑफ कोर्स उनका खर्चा तो होगा, और इसके लिए उनको अवेयर करना, नॉलेज देना बड़ा ज़रूरी है. मैं सब पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि हम जब बच्चों को ट्रेन करते हैं इनिशियल ईयर्स में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट जो इंटैक्ट है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से सीख के काफ़ी सारे काम सीख सकता है. वो ब्रेन की प्लास्टिसिटी हाउएवर हमारा ब्रेन पूरी ज़िंदगी सीखता है, बट इनिशियल 6 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है. तो उस वक्त हमें वो क्वालिटी केयर और जितना स्टिमुलेशन उसे चाहिए वो देना चाहिए. तो एज ए पेरेंट्स जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, वो क्वालिफाइड और ट्रेंड होने चाहिए इन एविडेंस बेस्ड थेरेपेटिक सर्विसेज. हमारे देश में काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज और ऐसी थेरेपी चल रही हैं जो कि वो लोग कर रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है और जिसका कोई एविडेंस नहीं है, मतलब कुछ भी कराया जा रहा है कि वो ठीक है या नहीं है. तो हमें वो अवेयरनेस अपने बच्चों के लिए रखनी है
और हमें ये हमेशा इंश्योर करना है कि हमारे बच्चे को अच्छी केयर मिले और एविडेंस बेस्ड केयर मिले और हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अब कोस्ट एक फैक्टर जरूर है, पर इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, मतलब गुड़गांव से बाहर से आते हैं, और स्टेट से और सिटीज से आते हैं, देश से बाहर से भी आते हैं, काफ़ी इंटरनेशनल बच्चा भी आता है। तो उन्होंने काफ़ी बार हमने देखा, जब हमने उन्हें सिखाया और बार बार हमारे पास जब वो वापस लौट के आ रहे हैं तो बच्चों में बहुत चेंजेस हैं, पर अप्रोच अच्छा होना चाहिए। तो वी शुड मेक श्योर कि हम जो करा रहे हैं पेरेंट्स को हम ट्रेन कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल, जहाँ पे वो मतलब सीख सकते हैं और अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। और दूसरा, इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे 2 बैरियर्स हैं। एक तो कॉस्ट का बैरियर है, दूसरा हमारे पास एक्सपर्ट केयर नहीं है। ठीक है। तो इसको मतलब ओवरकम करने के लिए कोग्निबल ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसपे हमने इन सब थेरेपीज को डिजिटाइज किया है, और वहाँ पर वीडियो इंस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल्स हैं और वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आते हैं, जो कि कोई भी पेरेंट्स देश में या देश से बाहर कहीं भी एक्सेस लेके वहाँ पे वंस यू सबमिट द डेटा, एक बार आपने बच्चे का असेस करते हो तो इट ऑटोमेटिकली रिकमेंड्स एआई से कि बच्चे को क्या गोल्स लेने चाहिए, क्या उसे सिखा सकते हैं और कैसे सिखा सकते हैं। एंड देन वंस यू सबमिट द रिपोर्ट कि बच्चे ने क्या क्या सीखा तो ऑटोमेटिकली आगे के गोल्स भी बताता है आपको। इसके अलावा कोग्निबल अपनी टीम के साथ वो लाइव सेशंस रखता है ताकि हम साथ साथ बच्चों को देख सके। तो कुछ हद तक पोस्ट को उस तरह से नीचे लाने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरह से सिंस हम दोनों फाउंडर्स के अलावा एक पेरेंट फाउंडर भी है हमारे में, वी ऑल्सो मेक श्योर कि जितना हम हेल्प कर सकते हैं उतना बच्चों को करते हैं। मतलब हम कुछ बच्चों को बेसिकली उस तरह से सपोर्ट करते हैं एट अ कंसेशनल रेट्स, या जो नहीं अफोर्ड कर सकते वी ट्राई टू रेज फंड्स फॉर देम एज वेल। तो वी मेक श्योर कि जो भी बच्चा हमारे तक पहुंचे हम उसे जितना अच्छा गाइड कर पाएँ, जो सर्विसेज दे पाएँ जरूर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, सिर्फ आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक लोगों में इस बात की अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई इसके लिए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना चाहिए, तब तक वो अंधेरे में चल रहे हैं। और फिर जब उनको इस बात का पता चलेगा तब तक कई बार लेट भी हो जाता है। ये आपने ठीक कहा डॉक्टर गंभीर। जो जैसे ऑटिज्म जो हम बात कर रहे थे अभी, उसकी एवरेज एज ऑफ डिटेक्शन इन इंडिया इज 4 years, और वो एक ऐसी कंडीशन है जो डॉक्टर साहब अपनी ओपीडी में देखते हैं, हम देखते हैं उसको 18 महीने पे हम मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये जो टाइम चला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन कराते हैं, तो वो सब हम ध्यान रखते हैं कि टाइमली वैक्सीनेशन हो। हर पेरेंट्स का ये भी फर्ज है कि हम देखें कि वो बाकी बच्चों की तरह डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए काफ़ी सारा डेटा है, ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। हमारी एप्लीकेशन पे भी ये फ्री स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जो एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन पे या वेबसाइट पे जाके आप फ्री स्क्रीनिंग कर सकते हैं। वंस यू सबमिट द क्वेश्चंस आपको डिटेल रिपोर्ट मिलता है कि कोई डिले है या नहीं। इसके अलावा सीडीसी की वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी डाटा है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा फॉर इंस्टेंस कि बच्चे का ये माइलस्टोन कब आना चाहिए। तो उससे हमें ये ट्रैक करते रहना चाहिए ताकि पहले हम टाइम पे डिटेक्ट करें और उन्हें जो भी सर्विसेज की जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो टाइम पे दे पाए। फिर दूसरी ड्यूटी हमारी बनती है कि हम देखें कि कौन इसके लिए क्वालिफाइड है, कौन ट्रेंड है, कौन सी थेरेपी जो एविडेंस बेस्ड है हमें वहाँ पहुँचाना है। फिर आता है कोस्ट, वो भी जरूरी है। तो वो हम अपने हिसाब से हम कितना डॉक्टर से सपोर्ट ले सकते हैं, या खुद सीख सकते हैं, या खुद ट्रेन कर सकते हैं, उस तरह से हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि आपके रेडियो का उद्देश्य क्या लक्ष्य, किस एम को लेके आप चल रहे हैं। तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि टोटल अवेयरनेस, 1 कॉन्टिन्यूस अवेयरनेस, और अपने शायरी के अंदाज में तो मैं ये कहता हूँ कि जागने से यहाँ बोध मिलता, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो साथियों, श्रोताओं, आज दोनों डॉक्टर्स मिलके हमारे लक्ष्य की पूर्ति में योगदान दे रहे हैं। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये आए और इन्होंने इसके बारे में हम लोगों को अवेयर किया, और हमारे आने वाले बच्चों की सेफ्टी और उनकी ग्रोथ के लिए इन्होंने ये सारी बात रखी। डॉक्टर साहब, आपके कोई भी एक्सपर्ट
जो इसकी अवेयरनेस के ऊपर बात करना चाहें, मेरा स्टूडियो उनके लिए अवेलेबल है, खुला है। आप उनको बुलाइए, हम उनको मौका देंगे अपनी बात कहने का। आपका एक वीडियो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, उसको हम इस इंटरव्यू के बाद टैग कर देंगे। इसके अलावा आपको लगता है आप दोनों में से किसी को भी कोई बात रह गई है तो कृपया वो भी बताइए। एक चीज़ मैं जो हाँ प्लीज़, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो ना थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल का प्रॉब्लम है इन एवरी फील्ड जी। बेशक हम किसी वकील के पास जाते हैं, हाँ, किसी सीए के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, या और तो और हम एक अब मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम है उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम, मेरे सामने ठीक कर दे इसको, जो ना या कभी कुछ चेंज वेंज ना कर दे। महंगा फ़ोन है मेरा 1 लाख रुपए का, हाँ। पता नहीं आप क्या करोगे पीछे से। तो ट्रस्ट लेवल की प्रॉब्लम है। अब फ़ोन ठीक करना मेरे को तो आता नहीं है, यस, या तो उस फ़ोन को मैं अपने संदूक में रख लूँ ख़राब फ़ोन को, ठीक है, या मैं इस सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट करके इसके पास छोड़ दूँ और वो फ़ोन मेरे काम आ जाएगा। हाँ, हालांकि मेरे को 100% ट्रस्ट नहीं है उस आदमी पे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक। लाइकवाइज जैसे मैं ओपीडी में मैं बच्चे देखता हूँ जो हमारे सेंटर पे भी जाते हैं और कई सेंटर्स में भी जाते हैं, पेरेंट्स को ट्रस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। यस, कि क्या मोस्टली रहता है कंसर्न कि डॉक्टर साहब वो तो पैसे बनाने में लगे हुए हैं, कोई बच्चे को तो ध्यान करता नहीं है, मेरे को तो 1 हफ्ता हो गया कोई फ़र्क नहीं है और मेरे जो है 5,000 रुपये लगे, 10,000 रुपये लगे। तो मेरा एक मैसेज यही है कि ठीक है, थोड़ा सा आई एग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं। आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सीधे भगवान शिव ना मिले, लेकिन जो उनसे नीचे भी हैं, जो भगवान शिव के भक्त भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा देंगे। आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान है आपका। तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करें, रिव्यूज़ देखें, या कई बार लोगों से बात करके समझ में आ जाता है कि आई कैन ट्रस्ट यू, या मेरे को आपसे मिलके मज़ा नहीं आया, मैं अपने बच्चों को आपको नहीं दिखाऊंगा किसी में। वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन इस दौड़ भाग को जितना जल्दी हम कम करके एक सिस्टम पे ट्रस्ट करके चलेंगे, आप ये मत मानिए कि वो जहाँ पे आपने ट्रस्ट कर लिया आपको 100% रिजल्ट देगा। अगर वहाँ से आपको 80% में मिल रहा है तो प्लीज़ गो विद दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। नुकसान आपका ही है, बच्चे का नुकसान है। तो थोड़ा सा आप उस मैसेज को लेके 70-80% एक्यूरेसी के साथ आप काम करें और खुद भी थोड़ी मेहनत करें ताकि हम बच्चे को कुछ रिजल्ट दे सकें। डॉक्टर साहब, जस्ट टू ऐड whatever you said on a lighter vein, I would like कि ये बात ठीक है कि हनीमून पर ले गई एक बीवी अपने हस्बैंड को एक वैली में धकेल देती है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी के लोग सिर्फ इसी उदाहरण को पहले जाना बंद कर दें। Yes. तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और हम चाहेंगे कि इस तरह के और भी कंक्रीट एग्जाम्पल आप कोट करना चाहें तो विल हैव ए सेकंड मीटिंग। इसके साथ ही मैं भी मतलब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कुछ जैसे पहले एक मूवी आया था तारे ज़मीं पर, अब आया सितारे ज़मीं पर, जब भी इस तरह के कुछ मूवीज आती हैं तो एकदम से एक अवेयरनेस का स्पर्ट आता है और फिर वो बेसिकली फेड हो जाता है। हालांकि वो ऑब्वियस है क्योंकि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मतलब व्यस्त हैं, पर हम एक मैसेज जो बिल्कुल क्लियर है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। वो शिक्षा में हो, रोजगार में हो, उन्हें इक्वल अवसर मिलने चाहिए। और दूसरा पेरेंट्स के लिए कि जैसे हम किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं, हमारे बच्चों को भी उसमें काफ़ी अच्छा मैसेज है कि हर किसी का अलग एक नॉर्मल है, तो हमारा बच्चा भी हमें समझना है नॉर्मल है, बस उसे ट्रेन करना है। तो जो हम ट्रेन करते हैं तो हमारे बच्चे भी किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी और क्षेत्र में वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं एंड वी कैन ट्रूली ग्रूम देयर पोटेंशियल। यस, बिल्कुल ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब भी ये दोनों डॉक्टर साहब पुनः हमारे पास आना चाहेंगे दे आर वेलकम, और हम इस बात को बार बार अपने लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Hi, I am Dr. Himanshu Khurana, working as CEO Cognable. Cognable is a center founded by a neurologist doctor, parents and therapists with the aim to facilitate early detection and early intervention for children with cerebral palsy.
autism, and other neurodevelopmental delays. In Cognable, we are a multidisciplinary team of professionals working in sync to facilitate all-round development of the child. Cognable also offers CABA board certified EBIC courses to train the young professionals in the field of behavior intervention. As a team, our mission is to help each and every child to reach their full potential and empower them to make a lasting impact in the society.